इसको रिकॉर्डिंग भी ऑन करते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव लिसनिंग, और ये बहुत जरूरी है। हमने वो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के टूल्स पढ़े, हमने देखा कि स्टेज फ्रेट कैसे खत्म करना है और इस तरह की सारी बातें हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम आज बात करेंगे कि हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ अ गुड लिसनर, एक अच्छे लिसनर आप कैसे बन सकते हैं। तो उसमें देर आर 5 और देर आर 10 मेजर टिप्स। मैं आज वैसे तो गूगल पे बहुत सारी किस्म के डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, बट वी विल टॉक अबाउट दी 10 टिप्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं वन बाय वन इनके नाम लिखूंगा और आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। नंबर वन, सबसे पहली लिसनिंग टिप क्या है। ये लिसनिंग टिप्स क्या चीज़ें हैं, ये इसको सब बताने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेंगे। ये एक्चुअली इस एंगल से आपको बताया जा रहा है कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी जगह पर, किसी क्लासरूम में या किसी शख्स को बता रहे हैं। उसके बाद आप उस शख्स से कोई बात सुनना चाहते हैं, या उसका कोई सवाल है, या कोई आप उससे राय लेना चाहते हैं, तो कैसे आप उससे राय लेंगे, कैसे आप अपना अच्छा इंप्रेशन या अच्छी अपना कैरियर बना सकते हैं। उसमें सबसे पहला तो ये है कि फेस दी स्पीकर। जब भी आप किसी शख्स से, कोई शख्स आपसे बात कर रहा हो तो हमेशा उसकी तरफ देखें। ये बहुत जरूरी है, ये अदब का तकाजा भी है। और इससे वो शख्स जो है कंफर्टेबल होगा कि हाँ जी मुझे फोकस मिल रहा है। और दूसरा क्या है, एंड मेंटेन आई कांटेक्ट। मैंने आपसे एक बार क्लास में भी ये बात की थी कि हमारे यहाँ पे एक बड़ी बुराई पाई जाती है कि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स भी और टीचर भी क्लास पढ़ा रहा होता है या किसी बच्चे को कहता है हाँ जी तुम पढ़ना शुरू करो, और उसके बाद क्या होता है, मैं यहाँ पे ना एक वो ये भी ऑन कर लूँ कैमरा ताकि आपको दिखा सकूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इसमें बाज़ दफ़ा अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसे जैसे आप मुझे अब देख रहे हैं फेस फेस टू फेस, तो हम क्या करते हैं, वो मैं कहता हूँ हाँ भी तुम बोलना शुरू करो, और मैं मोबाइल को पकड़ के ऐसे से अपने सेल फोन को ऐसे पकड़ लेता हूँ और मैं ऐसे से देखना शुरू कर देता हूँ। तो ये एक बहुत बुरा इंप्रेशन है। वो जो बच्चा जो मुझसे बात कर रहा होगा ना, वो बड़ा ह्यूमिलिएट होगा, वो बड़ा शर्मिंदा होगा इस बात पर कि यार ये मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हैं, मुझे इंपॉर्टेंस, ये मुझे इंपॉर्टेंट ही नहीं समझते। सो यू ऑलवेज हैव टू गिव सम इम्पोर्टेंस टू द स्पीकर। जो भी आपसे सवाल कर रहा है उसकी तरफ देखें, उसको घूरना नहीं है, उसको कंफ्यूज नहीं करना, बट यू हैव टू फोकस। उसको ऐसे लगे कि हाँ जी सर मेरी बात सुनते हैं या ये बंदा मेरी बात सुन रहा है। तो पहला पॉइंट यही कि हमेशा जब भी आप ये करें तो उसमें ये अपना इसको उसको देखना है आप। ठीक हो गया। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और बातें भी इसके बारे में बता देता हूँ। टॉकिंग टू समवन व्हाइल दे स्कैन द रूम। कहता किसी से बात कर रहे हो, मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त, तो मैं कह रहा हूँ हाँ वो ऐसे है कि बात हम यूं कर रहे हैं, इंप्रेशन ही खत्म हो जाता है। क्योंकि वो कहता है यार ये क्या कर रहा है, ये किसकी तरफ देख रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट पर्सन। आया कि इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कमरे को घूरना या कंप्यूटर स्क्रीन को देखना है। तो सबसे पहले यू हैव टू सी इन द आईज ऑफ दैट पर्सन, या उस पर्सन को वैसे ओवरऑल उसकी तरफ अटेंशन होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। आप, मैं कहता हूँ मैं आप बीच में बहुत बात करते करते ऐसे ऐसे इधर उधर बीच में एक नजर आपको भी देख लेता हूँ, फिर इधर देखने लग जाता हूँ। तो मैं मैक्सिमम आपको कितनी टेंशन दे रहा हूँ, हो सकता है 5% दे रहा हूँ, 10% दे रहा हूँ। तो उससे आपको जो है ना वो आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। उसके बरक्स मैं आपकी बात सुनता हूँ, मैं कहता हूँ जी जी फरमाएं, और मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ सर सर, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट को होगा कि नहीं यार सर मुझसे बात कर रहे हैं, सर मेरी बात सुन रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप पहली हैबिट इसको आजमाएं, इसको स्टार्ट करें कि हमने ये हमेशा करना है। जब भी हमने किसी से बात करनी है उसकी तरफ देखना है, उसकी तरफ फेस करके उसकी बात सुननी है और उसकी तरफ अटेंशन रखनी है, डाइवर्ट नहीं करनी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और ये आपने देखना उसी की तरफ है, इवन इफ दे डोंट लुक एट यू। ऐसा भी होता है बात दफा कि वो शख्स जो है उसने कापी पे कोई सवाल लिखा हुआ है, उस शख्स ने मोबाइल स्क्रीन पे कुछ देख के आपको कह रहा है सर ये इसमें क्या चीज है, तो आप भी उस पर देखने लग जाएंगे, तो फिर आपकी वो जो एक आई टू आई कांटेक्ट है वो टूट जाएगा। नहीं, आप उसी की तरफ देखें, उस शख्स की तरफ जो आपसे सवाल पूछ रहा है। ओके। तो लुक एट देम इवन इफ दे डोंट लुक एट यू। अगर वो आपकी तरफ नहीं भी देखते तब भी आप उनकी तरफ देखें। और बाकी जनरल चीजें हैं, आप हैंड गेस्चर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई और बातें कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है। पहला तो ये हो गया, मेरे ख्याल में इतनी काफी एक्सप्लेनेशन आप समझ गए हैं बात। सेकंड स्टेप इज बी अटेंटिव एंड बी रिलैक्स। दोनों चीजें, बी अटेंटिव बट रिलैक्स। अच्छा, अब ये दोनों चीजें एक ही बात नहीं है, आप कहेंगे नहीं, मैं कहूँगा दो डिफरेंट चीजें हैं। बी अटेंटिव मीन्स के एक तो है कि आप बिल्कुल तैयार हो जाए, हाँ भी बोलो तुम अब। तो वो जब आप ऐसे उसकी तरफ बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा वो शख्स। ठीक है ना, अक्सर ऐसे होता है ना कि क्लास में किसी बच्चे को
कुछ शरारत कर रहा है तो टीचर उसकी तरफ देखता है, हाँ भी बताओ क्या मसला है, और उसकी तरफ ज्यादा फोकस करता है, तो वो शख्स जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार अब तो सारी फोकस मेरी तरफ है, वो अल्फाज भूल जाएगा, वो बात करना भूल जाएगा, तो ये भी नहीं करना। यू हैव टू बी अटेंटिव, उसको ये फील हो कि यस द टीचर इज seeing me, the teacher is observing my hand gestures, my facial gestures, but वो रिलैक्स भी हो आप। ये ना हो उसको लगे लो जी आप तो सर गुस्से में आ गए हैं, या लो जी अब तो सर को गुस्सा चढ़ गया, लो जी अब तो सर जो है वो ये मजाक करने लगे। दैट इज द सेकंड। इसमें चंद एक बातें जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर क्या है कि उसकी तरफ देखना, यू कैन ऑलवेज लुक अवे। ये नहीं है कि सिर्फ उसी की तरफ ही देखना है, आप कोई आ रहा है कुछ जा रहा है आप उसको देख ही नहीं रहे, नहीं, यू कैन सी, आप इधर उधर की जनरल मूवमेंट भी करें बट ज्यादा टाइम उसको दें। ठीक है। अच्छा, फिर उसमें ज्यादा बातें क्या है, आई कांटेक्ट करें, उसको फीडबैक दे सकते हैं बीच में कि यस कोई बात उसको फंस रहा है किसी जगह पर, कुछ अल्फाज अदा नहीं हो रहे या कोई प्रोनाउंसिएशन का इशू है, तो आप उसको प्रॉपर प्रोनाउंस कर दे। इस तरह की चीजें ताकि उसे पता लगे कि सर मेरी बात सुन रहे हैं। अच्छा, देन स्टेप नंबर 3 इज कीप एन ओपन माइंड। जब भी किसी शख्स कोई बच्चा हमसे सवाल करता है, अगर टीचर ने पहले जहन में रखा हुआ कि मैंने इस बच्चे की बेइज्जती करनी है, तो फिर वो एक अच्छा टीचर नहीं है। कीप एन ओपन माइंड, सबसे पहले तो ये कि जब भी कोई आप एक बहुत अच्छी बात मुझे समझा रहे हैं या आपने बड़ी अच्छी एक तकरीर की किसी टॉपिक के ऊपर, क्लास में एक बच्चा कहता है सर लेकिन मैं यहाँ पर एक आपसे इख्तलाफ करता हूँ, अब आप वहां पर गुस्से में आ जाए, वो तुम कौन होते हो इख्तलाफ करने वाले, मैंने तो रिसर्च की हुई है इसके ऊपर, नहीं ऐसे नहीं है। यू ऑलवेज हैव ओपन माइंड, उसकी बात सुने कि जी आपका क्या पॉइंट है, उसको रिस्पेक्ट दें, उसकी बात को तहमुल से सुने। ये ना हो आप उसकी बात काट के नहीं 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 मैं समझ गया हूँ तुम जो बात कर रहे हो ये गलत है, और नहीं नहीं ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता, ऐसे ये काम नहीं करते। यू हैव टू गिव हिम सम रिस्पेक्ट। ठीक है, और उसको ओपन माइंड से सुने, दिमाग में पहले ये ना बिठा लें कि मैंने इसको गलत ही कहना है, इसकी बात मैं सुन लेता हूँ। और वो जो ऐसा सुनना होता है वो पता चल जाता है कि यार ये टीचर जो है ना बस ऐसे ऊपर ऊपर से सुन रहा है, इसने मेरी बात माननी कोई नहीं है और इसने चलानी अपनी है। तो बेसिकली ओपन माइंड होना चाहिए कि नहीं यार उसकी राय का भी एहतराम करें, हो सकता है वो भी बच्चा सही बात कर रहा हो। तो कीप एन ओपन माइंड ये है। मैं इसके बारे में एक छोटा सा वर्ड की डॉक्यूमेंट आपको बाद में बनाकर भेजूंगा, वो आप जो है उसको पढ़ के उससे याद भी कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद स्टेप 4 है हमारे पास, वो क्या है, मैं लिख दूं पहले यहाँ पर कि लिसन टू द वर्ड्स एंड ट्राई टू पिक्चर द स्पीकर व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। मैंने आपको पहले भी एक बार गालबन की क्लास में बात हुई थी कि बाज दफा एक बच्चा कहता है सर मेरे 5 सवाल है, ठीक है, या सर मेरे 3 सवाल है, सर ये मेरे 2 सवाल है। इफ यू फील के आप डाइवर्ट हो जाएंगे या आप सवाल भूल जाएंगे, यू कैन राइट देम ऑन योर पेपर। उसकी बात सुनते रहें, साथ में लिखते जाएं। आप अक्सर देखते हैं कि अच्छे स्पीकर्स जो होते हैं जब वो क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होता है, दे हैव अ पेपर एंड दे हैव अ पेन, और वो अमूमन वो उसकी बात सुन रहे होते हैं, साथ में लिख रहे होते हैं, हिंट्स लिख रहे होते हैं कि यार इसने इसके बारे में सवाल किया, इसने इसके बारे में किया, इसने ये वर्ड इसकी इसकी ये रेजर्वेशन हैं जो मैंने दूर करनी है, वगैरह वगैरह। सो यू हैव टू ऑलवेज लिसन द वर्ड्स वेरी केयरफुली। ये नहीं कि आपने आधी बात सुनी और उसका जवाब देना शुरू कर दिया, उसकी बात भी पूरी नहीं हुई और आपको बात भी समझ नहीं लगी, सवाल गंदम जवाब चना, ये भी ना हो। ठीक हो गया। तो खामोशी से उसकी बात सुने, ध्यान से सुने, अगर लिखने की जरूरत है लिखें, और जरूरी नहीं है कि उसकी सवाल खत्म होने के फौरन बाद ही आपने जवाब देना शुरू कर देना। इफ यू नीड सम टाइम अबाउट थिंकिंग व्हाट ही इज गोइंग टू से, या उसने क्या कहा है, या व्हाट इज मेंट बाय हिज वर्ड्स। बाद दफा बच्चे ऐसे सवाल करते हैं उनको इंग्लिश प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं आती या वो अल्फाज को जोड़ना नहीं आता, वो पूछना कुछ चाह रहे होते हैं तो सवाल किसी और तरह का करते हैं, तो फिर टीचर सोचता है कि नहीं यार ये बात नहीं, एक्चुअली शायद ये बात पूछना चाह रहा है। तो वो टीचर उसकी कैलकुलेशन करके वो कहता है अच्छा अगर आप ये पूछ रहे हैं तो इसका जवाब ये है। तो चौथा पॉइंट है लिसन टू द वर्ड्स एंड ट्राई टू पिक्चर व्हाट द स्पीकर इज ट्राइंग टू से, क्या कहना चाहते हैं। और पांचवा स्टेप कौन सा है इसके अंदर के, पांचवा स्टेप, डू नॉट इंटरप्ट, कभी भी किसी को बीच में मत टोकें। ये बहुत बुरी बात है कि आप किसी शख्स को बीच में टोकें। डू नॉट इंटरप्ट एंड डू नॉट, मैं ये डू नॉट का इसमें एब्रिविएशन लिख रहा हूँ, डू नॉट इम्पोज योर सॉल्यूशंस। नंबर 1 ये कि एक बच्चा बात कर रहा है और मैं बीच में कहूँ अच्छा अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गई बस ठीक है, नहीं, ना उसे कहें नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो, ऐसे भी उसकी बात पूरी हो लेने दें, कंप्लीट हो लेने दें, जो वो कहना चाहता है, जो उसके दिल का गुबार है
व्हाट एवर ही वांट्स टू से टू यू उसको निकाल लेने दें, और ना ही अपना सोल्यूशन उसके ऊपर इम्पोज करें। ये भी ना करें कि जनाब मैंने जो सोचा हुआ है या जो मैं घर से प्लान करके आया हूँ कि आज मैंने बच्चों को यही बात करनी है, इसके अलावा कोई बच्चा कहता है, जैसे मैं आज ही पढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टॉप 10 टिप्स पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चा कहता है नहीं सर 11वीं टिप भी है, मैं को नहीं नहीं कोई टिप नहीं होती, 10 ही होती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, 11 हो सकता है 12 हो। मैंने आपको पहले ये बात की कि इसको आप 5 वेज में डिवाइड कर सकते हैं, 10 वेज में कर सकते हैं, बट हमने आसानी के लिए कि इससे नंबर कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, पेपर में सवाल आता है तो एक पॉइंट्स अच्छे बन जाते हैं, हमने इसकी 10 टिप बना ली है। तो ये मैंने पढ़ी है, 10 टिप्स अच्छी हैं, इसीलिए मैंने ये आपके साथ शेयर की है कि डू नॉट इंटरप्ट एंड डू नॉट इम्पोज योर सोल्यूशन। अपने दिल की राय इम्पोज मत करें किसी पर, और ये ना सिर्फ दुनियावी मामला में, मजहब के मामला में भी ऐसे ही लोग कटने मरने पर तुल जाते हैं, पॉलिटिशियंस के पीछे लग के, जनाब ये मेरी पार्टी है, ये सही है तुम्हारी गलत है, और जनाब वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं, इसी तरह मजहब के नाम पर बाद लड़ाई कर रहे होते हैं। तो ये नहीं करनी चाहिए। हर एक की अपनी राय है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ठीक है, वो अगर वो चीज समझता है उसको कर लेने दो, आप जो समझते हैं वो करते रहे। ठीक है, तो ये 5वां पॉइंट है और ये बहुत अहम है। किसी की बेइज्जती करेंगे तो वो फिर आपकी बात नहीं सुनेगा, ये एक जनरल बात है। इज्जत देंगे तो अगला बंदा फिर आपकी बात में, वो आपकी बात को समझने की कोशिश भी करेगा। ठीक हो गया। और छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट क्या है, मैं इधर लिख दूं जरा, एक मिनट। वेट फॉर द स्पीकर टू पास एंड आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। बाद दफा ऐसा होता है, एक शख्स ने, ये क्लास में भी अक्सर ऐसे होता है, एक बच्चा मुझसे एक सवाल करता है और वो कहता है सर ये इस चीज की समझ नहीं लगी। मैं कहता हूँ इस चीज का मतलब ये है, और साथ ही मैं अगला सवाल पलट देता हूँ। हो सकता है उसे अभी भी समझ ना लगी हो सकता है वो उसको क्लियर करना चाहता हो कि सर अगर ऐसे है तो फिर ऐसे क्यों नहीं है, या क्या इसका मतलब ये भी है। हो सकता है वो क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, वो आपसे अब फीडबैक आपको देना चाहता हो। वो कहता है सर मुझे ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, आप कहते हैं ये आसान ही है, ये कर लेंगे कोई, वो कहता नहीं सर लेकिन इसमें, वो बस ठीक है मैंने कह दिया, वो उसकी आपने बात ही नहीं पूरी होने दी, या उससे आपने वो क्लैरिफाइंग क्वेश्चन ही नहीं पूछे। तो बाद दफा जरूरी नहीं है एक सवाल का जवाब एक ही होता है, नहीं। बाद दफा वो एक शख्स एक सवाल करता है, आप उसका जवाब देते हैं, वो बदले में एक और सवाल कर देता है, आप उसका जवाब दें, अनटिल वो उससे सेटिस्फाई हो जाए। ये बहुत जरूरी है, सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है अगर आप अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको सारे सवालों के जवाब आते हों, ये भी मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं। बाद दफा ऐसा भी होता है कि यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग और कोई शख्स आपसे कुछ क्वेश्चन करता है बट यू डोंट नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो बजाय इसके कि आप इधर की कोई हैंकी वैंकी छोड़ें, आप सिंपली उसे सॉरी कर सकते हैं, एक्सक्यूज कर सकते हैं कि आई डोंट नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, या मैं इसका नेक्स्ट मीटिंग में या नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर लूंगा। ये एक अच्छा तरीका है चीजों को समझाने का। गलती तस्लीम कीजिए अगर गलती है, ये नहीं कि उस पर डट जाए, नहीं नहीं ये तो है ही नहीं है तो आप बात ही गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं। तो इसमें हमेशा सेटिस्फेक्शन जो है उसकी करनी जरूरी है, उसके उस सवालों का वेट करें, अपना जवाब देने के बाद भी कुछ देर वेट करें, शायद वो कोई अगला सवाल कर दे अगर उससे नहीं क्लियर हुआ। मैं अक्सर वो तकिया कलाम एक आजकल बड़ा मैं इस्तेमाल करने लग गया हूँ, ऐसे ही वो ठीक है वाला वर्ड, वो इसलिए यह है कि वो ये मैं पूछना चाह रहा होता हूँ कि अगर कोई सवाल है वो कर लो, मिनट बाद मैं कहता हूँ ठीक है, हालांकि गलत है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। अच्छा, फिर आगे 7वां है, आस्क क्वेश्चंस ओनली टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे सवाल पूछें जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ठीक है, ये 7वां पॉइंट है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आस्क क्वेश्चंस ओनली टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे सवाल पूछें जिनसे चीजें क्लियर हो, ना कि ऐसे पूछे जिनसे कंफ्यूज हो जाए सारे। ये भी एक बड़ी अहम बात है, ठीक है ना। या वो कोई बंदा आपसे सवाल करता है और वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो आप वो उसको कह सकते हैं कि टुडे दिस इज नॉट द टॉपिक, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये ना हो कि एक बच्चा सवाल करके सारी क्लास को कंफ्यूज कर दे, ये भी नहीं हमने होने देना। तो बाद दफा ऐसा होता है कि टॉपिक की बाउंड्रीज डिफाइंड है, एक बच्चा कहता है सर वो कल वाले लेक्चर में ये चीज, वो कहते हैं यार उसकी बात बाद में करेंगे, लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक फर्स्ट, इसके ऊपर पहले बात करते हैं। तो ये बहुत अहम है। ओनली रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे जाए, रेलिवेंट क्वेश्चंस की बात की जाए, तो इधर उधर भटकने ना दिया जाए बात को। ये ना हो कि कोई जिसका जो दिल करता है वो उस तरफ को पॉलिटिशियन की तरफ बात खींच के ले जाए, कोई मजहब की तरफ ले जाए, कोई दुनिया की तरफ ले जाए, वगैरह वगैरह, इस तरह की उसको बाउंड्रीज के अंदर डिफाइन रखें। अच्छा, फिर स्टेप नंबर 8, 8वां स्टेप कौन सा है जो आपको करना चाहिए या देखना चाहिए जब भी आप किसी शख्स से बात कर रहे हो या उससे कुछ सवाल वो आपसे पूछ रहा हो।
ठीक है, तो ट्राई टू फील व्हाट द स्पीकर इज फीलिंग। और ये कैसे पता चलेगा, ये मैंने जो पॉइंट लिखा है, ट्राई टू फील व्हाट द स्पीकर इज फीलिंग, कैसे पता चलेगा आपको, कैसे फील करेंगे उसको? ये आप तभी फील कर सकेंगे अगर आप उसके साथ आई कांटेक्ट करेंगे, अगर आप उसकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है ना, आपकी तवज्जो मोबाइल पर है और वो लगा हुआ है, सर बहुत बुरा है, सर पेपर नहीं ठीक हुआ, ये हुआ वो, आप कहते हैं बस ठीक है यार कर लेंगे। अब उसके देख ही नहीं रहे, हो सकता है वो उसके फेशियल गेस्चर्स पेनफुल हो सकता है वो बॉडी लैंग्वेज उसकी बता रही हो कि वो जेन्युइन इशू है। यू हैव टू फील व्हाट द स्पीकर इज सेइंग एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट फीलिंग, उसकी फीलिंग को रिस्पेक्ट दे। जैसे मैंने पहले बात की कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, और जरूरी नहीं है कि अगर दो चीजें एक दूसरे से टकरा रही हैं तो उसमें से एक गलत है और एक सही है, जरूरी नहीं है। दोनों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। एक बच्चा है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि यूनिवर्सिटी में ये फीस एक टाइम पर जमा की जाती है, और एक बच्चा फीस टाइम पर जमा नहीं करवा पाता, तो अब आप उसे डांटना शुरू कर दें, हाँ भी तुमने फीस नहीं जमा कराई, तुम्हें क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी स्टडी कैंसिल कर दी जाएगी। हो सकता है कोई जेन्युइन इशू हो सकता है उसके उसके पास पैसे ना हो सकता है कोई फैमिली क्राइसिस आया हो। यू हैव टू फील कि वो बच्चा क्या कह रहा है, उसकी बात तो सुने, और अगर वो जेन्युइन है तो उसको फिर रिस्पेक्ट भी दे, उसकी बात समझे, उसके लिहाज से उसको उसका पॉसिबल सोल्यूशन बताएं। तो ये 8वां पॉइंट फीलिंग के हवाले से। ठीक है, और 9वां पॉइंट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, गिव द स्पीकर रेगुलर फीडबैक, जो कि हमारे यहाँ पर आमतौर पर नहीं होता। कि बाज दफा आप सवाल करते हैं और आपका सवाल चल रहा है, आप कहते हैं सर वो मैंने ये पूछना था, मैं कहता हूँ जी जी। अब ये जी जी कहाँ से आ गया बीच में? जी जी का वर्ड सिर्फ इसलिए डाला कि जी मैं सुन रहा हूँ बोलिए। अब मैं हालांकि बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन ये जो इस तरह के अल्फाज है ये अलाउड है। ये जो इनकरेजिंग वर्ड्स होते हैं ये अलाउ होते हैं, आप उसको बीच में बोलते वक्त आप कह सकते हैं जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं, हाँ सही। ये इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं ये रेगुलर फीडबैक होता है कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। बाद में ऐसे होता है आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं ऐसे करके चुप करके बैठा, और वो शख्स समझता है कि पता नहीं सर ने मुझे सुना ही नहीं। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है आधे सवाल में जाके कि सर पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि जब आपसे कोई सवाल कर रहा हो या आपसे किसी की कन्वर्सेशन हो रही हो, यू शुड गिव हिम प्रॉपर फीडबैक। और वो प्रॉपर फीडबैक से मुराद यही है, ये हेल्पिंग वर्ड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, हूँ हाँ जी अच्छा, ये इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं अक्सर हम टेलीफोन पे जब बात कर रहे होते हैं ये अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस्तेमाल करना इस बात की अलामत है कि आप अच्छे लिसनर हैं। लेकिन अगर आपके नहीं 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 बात सुनो वो, अब ये और चीज है, ये तो आप अपनी बात सुनाने लगे, ये इंटरप्शन आ सर गई है। अदब के दायरे में रहते हुए, जी, अदब के दायरे में रहते हुए जिनकी। अदब के नहीं है, मैं कहूँगा पॉजिटिव पॉजिटिव फीडबैक देना जरूरी है, नेगेटिव फीडबैक के लिए बाद में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई बीच में ही बात अभी ऐसे करते करते आप कहते हैं सर जैसा कि ये, तो ठीक है आप एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल ठीक बात की आपने। आप नहीं कहते नहीं नहीं सर ये आप अभी को बात करने लगे, मैं कहूँ चुप कर दो, ये नेगेटिव बात हो, फीडबैक नेगेटिव हो गया, मैंने आपको रोक दिया, मैंने आपको टोक दिया। तो वो हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, 5वां पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है कि डू नॉट इंटरप्ट, किसी को उसका उसकी राय देने से मत रोकें। अदब का तकाजा यही है कि आप वेट करें और मैं भी वेट करूं, जब मेरी बारी हो तो मैं बोलूं, जब आपकी बारी हो तो आप बोलें। लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता उस तकाजे को नहीं पूरा करता, तोड़ देता है उस बाउंड्री को, आप बात कर रहे हैं बीच में वो बोल पड़ता है। अब ये नहीं है कि आप उस पर चढ़ दें, आप उसको बुरे अलकाबात से नवाजना शुरू कर दें या आप उसको बेइज्जती करना शुरू कर दें, नहीं, उसको रिस्पेक्ट दें, कुछ अरसे तक वो सीख जाएगा इस बात। हाँ पॉजिटिव चीजें जैसे मैंने बताया कि जी जी, हाँ जी फरमाएं, हाँ ठीक है जी, ओके सही कह रहे हैं, इस तरह की जितनी बातें होती है ये पॉजिटिव वे में आती है। ये बेसिकली आपको बूस्ट कर रही होती है कि हाँ जी बोलिए बोलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, बोले आगे, ताकि वो आप और बेहतर तरीके से अपना सवाल पेश कर सकें। तो ये हमेशा अलाउ होती है, हमेशा रेगुलर फीडबैक देना चाहिए। और आखिरी बात जो इसमें है वो है 10वां पॉइंट, दैट इज पे अटेंशन, पे अटेंशन टू व्हाट इज नॉट, ये बड़ी अहम बात उसने कह दी है यहाँ पे, व्हाट इज नॉट सेड, उस बात को भी गौर में लाएं जो उस बच्चे ने नहीं की लेकिन वो कहना चाहता है। बाज दफा बच्चे अदब के तकाजे में रहते हुए टीचर को डायरेक्टली बात नहीं कर पाते, या वो थोड़ा डर रहे होते हैं, हेजिटेट कर रहे होते हैं, वो बात को बड़ा गोल मोल सा करके बताते हैं, होता है अक्सर ऐसे। तो ये जो लिसनर है अगर वो ध्यान से सुन रहा है और अगर वो समझता है कि सिग्नल
मिल रहे हैं कि ये बच्चा ये पूछना चाहता है, तो उसकी वो उसको क्लियर करे, उसकी जो क्या लेके उसकी रिजर्वेशन जो भी है। ठीक है। तो मतलब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा कहता सर ये जो हम फंड लेते हैं सोसाइटी का, ये लगता भी है कहीं पर, या ये सर कहाँ लगता है, वो पूछना यही चाहता है, वो गोल मोल सी बात करता है, सर ये स्पोर्ट्स काले में खर्च होता है या किधर। बंदा उसको क्लियर कर सकता है उसके अंदर, अगर अगर कोई ऐसी कंफ्यूजन है उसको, या वाकई में वो टॉपिक है उस वक्त डिस्कशन का, बिल्कुल उसको पूरा हिसाब देना चाहिए जो भी उससे सोसाइटी फंड वगैरह ले रहा है। तो लेकिन अगर आपको नहीं नहीं खुल के बात करो, तो बात सारे बंदे खुल के बात नहीं कर सकते। तो ये चीज आपने देखनी होगी। ये लो। ठीक है। तो ये हमारे 10 पॉइंट थे जी, ये हमने आज पढ़ने थे। ये आप काइंडली इसकी एक स्क्रीनशॉट भी बच्चों ये part जो है ये ले लीजिएगा, और ये उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में लगा लें। इफेक्टिव लिसनिंग स्ट्रेटजीज मैंने थोड़ी सी बताई हैं, और इसके बारे में अब आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो आप बेशक कहें, बिल्कुल कहें, बताएं, किसी किस्म की कोई बात करना चाहता हो। जी। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं।